एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। एक बार थोड़ी सी मैं वीडियो की टेस्टिंग कर लूँ और स्क्रीन की टेस्टिंग कर लूँ, फिर हम सारी चीज़ें शुरू करते हैं। ओके, लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके गाइस, मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख पा रहा हूँ। क्या आप चैट में एक्टिव है, कुछ लिख रहे हैं? हाय 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 बोधराज। ओके, अब मुझे दिख रहा है। आशीष का भी दिख गया, वर्किंग परफेक्टली। चलिए ठीक है, अब मैं फिर जाकर फिर करता हूँ बेसिक चीज़ों पर फोकस। ओके, हेलो जी एवरीवन, जेठालाल जी भी आ रखे हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद कौन है? मंतु मंडल। हाय हाय मंतु मंडल। संदीप कुमार, हाँ जी सर, वर्किंग परफेक्टली। एच पी पी एस सी का पॉल साइंस बोधराज, ओके ठीक है जी। सुभाष भी आ रखे हैं। हाय हाय सुभाष। संदीप हेलो, एंड एवरीवन हेलो। टॉप 50 टॉपिक्स की हमने बात करनी है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक क्या होते हैं, ये पता कैसे चलता है हमें। तो हमें पता चलता है जब हम पिछले पेपर जितने एग्जामिनर ने ले लिए ना, उसमें से हम पैटर्न उसका समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट 17 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनका हमने अच्छा से एनालिसिस कर लिया बैठ के, ठीक है। पॉल थ्योरी की ही अगर बात करें तो उसमें से जो विनिंग टॉपिक्स निकल रहे वो निकाल लिए। फिर हमने और भी यूनिट का जो एनालिसिस किया। जैसे जैसे हम उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे, आज हम पॉल थ्योरी के जो मेन टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले ये लिस्ट देख लीजिए जो हम आने वाले दिनों में कवर करने वाले हैं। लाइव सेशन होंगे अल्टरनेटिव डे पे। पॉल साइंस का मतलब अल्टरनेटिव डे पर रहा करेगा। पॉलिटिकल साइंस का हुआ, फिर अगले दिन पेपर वन हुआ करेगा, फिर उससे अगले दिन पॉलिटिकल साइंस का, ऐसे चलेगा। तो आज हमने लिबरलिज्म को कवर करना है। ये हमें लगा है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को जब हमने कैलकुलेट किया, प्लस किया, टोटल किया, तो लिबरलिज्म के क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रखे हैं। फेमिनिज्म के, इकोलॉजिज्म के, पोस्ट मॉडर्निज्म के भी देखो कितने पूछ रखे हैं। फिर ऐसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की और मूव कर जाएंगे। प्लेटो है, हॉब्स है, रूसो है, तो इनको कवर करना है। अब अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आज हम लिबरलिज्म को कवर करने वाले हैं तो अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच हमने मतलब अब ठीक है, टॉप 50 टॉपिक्स तो सर मिल गए, करना क्या है, पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि पीवाईक्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, और उसके बेसिस पे हमने डिसाइड करना है कि वो इस टॉपिक से क्या क्या पूछने की संभावना रखता है। तो वो पॉसिबिलिटीज़ हमें दिखने लगती है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं बताने वाला हूँ। साथ में हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, एलिमिनेशन से हो रहा है, किस वे में हो रहा है, कॉमन सेंस से हो रहा है, किसी लॉजिक से हो रहा है, या कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है, या हमें फैक्ट जो है रटा होना चाहिए था तब जाकर ही ये सॉल्व होता। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने लगेंगे। कंसेप्चुअल और फैक्चुअल नॉलेज इंक्रीज हो, दोनों ही हो, सिर्फ एक ना हो। तो उसी पर्पज से ये सीरीज जो लाइव जो है हम चलाने वाले हैं। मेरा एक ही प्रॉमिस है जो आपके साथ रहेगा, वो ये है, मेकिंग थिंग्स इजी फॉर यू। आपके लिए चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे किसी भी तरह का कोई फैक्ट हो, वो आपके लिए इजी बन जाए, समझना भी और याद करना भी। यही अप्रोच से इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही इजी क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो है, ये बुक किसने लिखी है? ये लिबरलिज्म का क्वेश्चन है। इसको लिबरलिज्म में कवर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता होता कि ऐसे क्वेश्चन लिबरलिज्म में से कैसे आई जा रहे हैं। तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आते जा रहे हैं। साथ में मैं बीच बीच में पोल भी देता रहूंगा आपको, ठीक है। तो आप पोल से भी जो है आंसर कर सकते हैं। ओके, मैंने पोल शुरू कर दी है, अभी आपको थोड़ी देर में अपनी चैट बॉक्स में दिख रही होगी। तो यहाँ पर अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही ईजी आंसर है। ईजी आंसर तो है, लेकिन इसको अगर समझने की कोशिश करें कि एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पिक क्यों किया, उसको क्या लगता है कि ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किनेशियनिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है। और फ्रीडमैन जो है वो भी कैपिटलिज्म से आते हैं, वो भी लिबरलिज्म का पार्ट ही है।
राजकुमार मित्तल जो है वो लिबरलिज्म का है या नहीं है, आई थिंक मुझे इनके बारे में इतना नहीं पता। आई विल सी व्हाट इट हु इज़ ही राजकुमार मित्तल। बाकी थॉमस हॉब्स जो है वो भी लिबरलिज्म में आते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि ये है तो सारे लिबरलिज्म के थिंकर का ही पार्ट है। लेकिन जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी किसका आंसर है? ओके, इसका आंसर क्या हो सकता है? ज़्यादा देर पोल नहीं चलेगी, फटाफट हम आंसर करते जाएंगे क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें समझनी है। इजी क्वेश्चन को जो है हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 57% ने कहा है 1, लेकिन आप देखिए बाकी बच्चे क्यों मिल्टन फ्रीडमैन या किस लोगों ने राजकुमार मित्तल को लगा दिया भाई, राजकुमार मित्तल को आंसर कर रहे हैं, थॉमस हॉब्स को लगाया, मतलब राजकुमार मित्तल को क्यों आपने आंसर किया, ये मुझे समझ नहीं आया। 14% वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? तो जॉन मेनार्ड कीन्स, अब कीन्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग चीज़ें पहले तो समझ लेते हैं कि इनकी जो बुक है वो लिखी जाती है 1936 में, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये ना बुक का जो नाम भी रखा है ना, उससे भी कुछ पता चलता है हमें। एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि यहाँ पर कहीं लिखा होगा, यस, ग्रेट डिप्रेशन 1930s में जो आया था, आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से ये चीज़ होगी थी क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश होने से इन्वेस्टर पैनिक हुए, ठीक है, बहुत सारा पैसा लोगों का डूबा, उसकी वजह से ये चीज़ें हो गई कि ले ऑफ होनी शुरू हो गई, फैक्ट्री से वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया क्योंकि डिमांड कम हो गई है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है खरीदे का, ये सारी चीज़ होगी। ऐसे नहीं कि प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन है, दूध नदियों में बहाए गए, ठीक है, ऐसी चीज़ें करनी भी पड़ी, सारा सामान बेकार पड़ा हुआ है क्योंकि खरीदार नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ग्रेट डिप्रेशन 1930s में एक ऐसे इश्यूज़ आ गए। और ये इश्यूज़ पता क्यों आए थे? ये इश्यूज़ आए थे, जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि भाई तुमने जो कैपिटलिज्म फॉलो किया है ना, और खासकर जो क्लासिकल लिबरलिज्म की धारणा है, उसको जितना तुमने बाय बुक फॉलो करने की कोशिश की है ना, क्योंकि एडम स्मिथ जैसे लोग कहते थे कि मार्केट को खुला छोड़ दो, फ्री हैंड दे दो, इनविजिबल हैंड अपने आप काम करता रहेगा, मार्केट अगर खराब हो भी गई थोड़ा टाइम वेट कर दो, सुधर जाएगी, अपने आप सही हो जाएगी। अब कीन्स कहते हैं कब तक वेट करेंगे? जब मर जाएंगे उतनी देर तक वेट कर सकते हैं। इन द एंड, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम सब लोग मर जाएंगे अगर हम वेट करते रह गए। तो जॉन मेनार्ड कीन्स तब कदम रहते हैं। कदम का मतलब लेने का मतलब है अपने रेडिकल आइडियाज़ रिप्रेजेंट कर लेते हैं और गवर्नमेंट उनके आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर अडॉप्ट भी करने लगते हैं। वो कहते हैं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना होगा ऐसी स्थितियों में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर काम करना होगा, डिमांड जनरेशन पर काम करना होगा, मार्केट में पैसा जो है फेंकना होगा, स्पेंडिंग करनी होगी। गवर्नमेंट कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करूं? कीन्स कहते हो उधार ले लो, बोरो करो, कहीं से भी लेकर आओ पैसा, कुछ भी करो, नोट प्रिंटिंग करो, सब कुछ करो, लेकिन लोगों की जेब में पैसा डालना जो है शुरू कर दो। जॉन मेनार्ड कीन्स के यही आइडिया थे। अब इनकी बुक का नाम पढ़िए ये सारी चीज़ समझने के बाद, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यानी ये एक थ्योरी दे रहे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों पर, इंटरेस्ट एंड मनी पर कैसे काम करना है, 1930s जैसे ग्रेट डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। यही तो है जॉन मेनार्ड कीन्स का आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म का जो टर्म है वो इनमें से किसने कॉइन की है वो आपने बताना है, ठीक है। ये इजी है। आपको मैं पोल भी दे देता हूँ, पोल में आंसर करना। मैं पोल थोड़ा सा टाइम लूँगा टाइप करने में, वेट कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को आई थिंक इसमें आंसर आता ही होगा। एंड लेट्स सी कि आप लोग इसका क्या आंसर देते हैं। क्विकली आंसर करना, चाहे मुझे पोल में टाइम लग गया लेकिन आप आंसर देने में टाइम मत लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 गई पोल आपकी। पोल में एंड करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लेना है। इतना PYQ, घिसा पिटा PYQ है, इतनी बार पूछ रखा है, ठीक है। सब ने देखो, मेजॉरिटी ने आंसर दे दिया कि ये तो CB मैकफर्सन है। लेकिन मज़ेदार बात बताता हूँ कि CB मैकफर्सन तो चलो ठीक है, सही आंसर है, ये आपने बता दिया। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के आइडिया को ना बहुत सारे लोग कंसेप्चुअल लेवल पर समझते नहीं है। आप तो खैर मनाओ, एग्जामिनर ने कभी इसको कंसेप्चुअली डिटेल में जाकर पूछने की कोशिश नहीं की है अभी, क्योंकि वो पूछ रहा है बस टर्म कॉइन किसने की है। पहले तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें समझ लेते हैं, फिर मैं पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म के आइडिया को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। बुक का नाम है CB मैकफर्सन की द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म।
हॉब्स टू लॉक 1962 में ये पब्लिश होती है। ये पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म टर्म कॉइन भी करते हैं और डिटेल में चर्चा भी करते हैं ऐसे थिंकर्स जो हॉब्स और लॉक है। उन्होंने जो इंडिविजुअलिज्म की धारणा दी है, जिनके बारे में बात की है, बेसिकली एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट लेकर आते हैं सीबी मैकफर्सन। कनेडियन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ठीक है, प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में काफ़ी पढ़ाया है, बहुत सारे नोट्स बच्चों उनके लिखे होते थे, ठीक है। फिर एक वेल रिफाइंड एक बुक पब्लिश होती है यही इनकी पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म की, और उससे बहुत फेमस हो जाती है चीज़ें। तो पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म से लोगों को लगता है कि ये हॉब्स और लॉक इंडिविजुअलिज्म को लेकर ना बड़े पोजेसिव थे, तो शायद ये पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म इन्होंने ये रखा है। नहीं, हॉब्स एंड लॉक कोई ऐसे थोड़ी ना है, फिलोसफर थे, वो पोजेसिव पागल थोड़ी ना हो रखे थे, ऑब्सेशन थोड़ी ना बना रखा था इंडिविजुअलिज्म को। कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करो। इंडिविजुअलिज्म की धारणा ये कहती थी कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, आप फ्री हो, आप अपनी माइंड पर, आप अपनी बॉडी पर, ठीक है, सारा अधिकार आपका है, और उससे आप जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हो वो भी आपकी है, मलकियत आपकी है, ऑनरशिप आपकी है, उस पर किसी का क्लेम नहीं है, सोसाइटी का नहीं है, सरकार का नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअलिज्म की धारणा में समझाई जाती है। मैकफर्सन को इसी चीज़ से प्रॉब्लम थी। कहते जब आप इंडिविजुअल को मार्केट करते हैं ना ऐसे कि आपका स्किल जो है, ठीक है, आप वही हो, आपका जो टैलेंट है वो हो, आप उसको बेचो, उससे पैसा कमाओ, ये सारी चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व कर रखी है। आप जैसे करियर चूज़ करते हो, अपनी डिग्री को ही लेते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या डिफाइन करती है? आप बेसिकली मार्केट फिट होने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। एज ए ह्यूमन हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी वैल्यू ये है कि हम कितना कमा सकते हैं, कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट को कितना दे सकते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म ने ये सारी चीज़ें कहते हैं प्रोड्यूस करती है। ह्यूमंस वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, वो कम्युनिटी लाइफ का नेचर जो है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे हम सोसाइटी को बेटर नहीं बना पाएंगे, इनइक्वालिटीज़ राइज करने लगेगी, और प्रिविलेज, जिनके पास पैसा होगा ना उनको ही लोग वाहवाही करने लगेंगे। तो कहते फिर ऐसे में गरीब कहाँ जाएगा? इक्वालिटी तो लेकर नहीं आ सकता। कहते इंडिविजुअलिज्म इक्वालिटी नहीं लेकर आ सकता। जिसकी जेब में पैसा है, ठीक है, केस उसके फेवर में चला जाएगा, पुलिस उसको सलाम ठोकेगी, गरीब को तो थप्पड़ मार देगी। इक्वालिटी कहाँ पर है? कहते तो ये सारी चीज़ें, तो वो कैसे लड़ेगा? वो उसके पास टैलेंट भी हो, ठीक है, उसके पास स्किल भी हो, लेकिन जिसके पास पैसा आ गया, प्रिविलेज आ गई, तो वो कंटिन्यूसली अपनी जनरेशन, आगे जनरेशन, वेल्थ कुछ चंद लोगों के हाथ में ही आती जाएगी, तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहते हैं छोड़ो ये इंडिविजुअलिज्म का आइडिया को, आप ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हैं। खुद से भी मैकफर्सन जो है मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, मार्क्सिस्ट थिंकर में भी इनको इंक्लूड किया जाता है। तो यही चीज़ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म वो कहना चाहते थे। तो बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं हॉब्स एंड लॉक इंडिविजुअलिज्म को लेकर इतना पॉजिटिव हो गए थे, तो सीबी मैकफर्सन ने ऐसे लोगों को पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की कैटेगरी में बात कर लिया। ऐसा नहीं होता, ये मिसकंसेप्शन है जो हमने बिल्ड कर रखी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑथर और बुक्स जो है मैच करने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ने ये भी पूछ रखा है, क्योंकि आपको इनमें से किसी एक की बुक भी आती है ढंग से तो आप आंसर दे दोगे। मैं पोल तब तक टाइप कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप सोचिए आंसर क्या हो सकता है और तुरंत लगाना। मैं दूंगा 10 सेकंड बस, इससे ज़्यादा नहीं देने वाला पोल के लिए। जैसे ही पोल आपकी स्क्रीन पे आ गई है, बस इसके बाद 10 सेकंड चलेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब ये मत कहना ये तो 10 सेकंड भी नहीं थे सर, ये तो 7-8 सेकंड लगे, आप बहुत जल्दी गिनती बोल गए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ बेसिक चीज़ें जल्दी कवर करनी है। 30 जो है लोग देख रहे हैं, 12 लोगों ने ही वोट दे पाए हैं, तो थोड़ी सी हमने आंसर सॉल्विंग स्पीड को भी काम करना है। यहाँ मैं थोड़ा प्रेशर में यस आपको लेकर चलूँगा, ईजी नहीं रहूँगा, सो डैट एग्ज़ाम में भी आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है हम साथ में मानकर चल रहे हैं। तो मेजॉरिटी ने कहा है सेकंड आंसर राइट है, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा आंसर राइट है। हाँ जी, सेकंड आंसर ही राइट है, ठीक है। कैसे राइट है जी, वो भी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। किसकी बुक किसके साथ मैच करती है उसको भी समझ लेते हैं। मैक्स वेबर की बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 1921 और 22। इसकी पब्लिकेशन की डेट को लेकर ना पूरे एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है, क्योंकि इसकी बुक ओरिजिनली इंग्लिश में नहीं लिखी गई, ट्रांसलेशन कब हुई ये सारी चीज़ों का विवाद चलता रहता है। तो मैक्स वेबर की ये अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ठीक है। इसी में वो अथॉरिटी की टाइप जो हम पढ़ते हैं ना
कि उन्होंने दे रखी है लीगल, रैशनल, करिस्मेटिक, तो वो इसी बुक में दे रखी है। ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी मिलती है हमें, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन मिलती है। अब बर्लिन आते हैं। बर्लिन जो है 4 एसेज ऑन लिबर्टी की राइटिंग लिखते हैं, अपने आप में 1969 में आती है, फेमस है, आपको पता है। लिबर्टी पे बर्लिन का अच्छा खासा काम है। इनफैक्ट आज हम पॉजिटिव लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, ये लिबर्टी को 2 कॉन्सेप्ट्स के रूप में देखते हैं, चर्चा करते हैं। वो बर्लिन ने ही इसी सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को दिया था। ये डिस्कशन उनकी वजह से ही शुरू हुई थी। रोज़ा लग्जमबर्ग ये क्वेश्चन रेज करते हैं, क्या सोशल रिफॉर्म होने चाहिए या रेवोल्यूशन होनी चाहिए? मतलब धीरे धीरे सुधार होना चाहिए सोसाइटी में या फिर एकदम से रेवोल्यूशन आनी चाहिए? तो राइटिंग का नाम इनका यही है, सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन। ये 1899 में आती है। तो की मार्क्सिस्ट वर्क है रोज़ा लग्जमबर्ग का, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ग्रेजुअल रिफॉर्म्स को छोड़ो, रेवोल्यूशन जो है वो आनी चाहिए। ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस के फेवर में थे, उसको आर्ग्यू करते हैं। उसका डिफेंस इसमें जो है रोज़ा लग्जमबर्ग अपनी राइटिंग में लेकर आते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन जो है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम पर काम करते हैं। ये उनकी राइटिंग है, 1962 में लेकर आते हैं, ठीक है। ये आप उन थिंकर्स को कैटेगराइज कर सकते हो जो लिबरलिज्म के वो थिंकर है जो कहते हैं कि स्टेट की इंटरवेंशन कम होनी चाहिए, मिनिमल स्टेट होनी चाहिए। मिल्टन फ्रीडमैन के भी आर्ग्यूमेंट सारे ऐसे ही है। जो एफए है कि आप देखने को मिलेंगे, रॉबर्ट नॉजिक के देखने को मिलेंगे, ये एक ही कैटेगरी के थिंकर जो आते हैं। फ्री मार्केट्स की बात करते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी इकोनॉमिक लेवल पर मार्केट को लिबरलाइज, ओपन करने की, फ्री करने की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 लिस्ट है, इनको अब आपने मैच करना है। ये लिस्ट आप देख सकते हो कि एक टाइम था कि क्वेश्चन ऐसे आते होते थे कि आपसे पूछा जा रहा है कौन सी विचारधारा, आइडियोलॉजी जो है किसके साथ मैच कर रही है। कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्वेश्चन जो है पूछा गया। एक बार देख लीजिए तब तक, जब तक मैं पोल को आपके लिए रेडी करता हूं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और पोल पे ही आंसर देने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। अब तक फिगर आउट कर लिया होगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। वी आर एंडिंग द पोल हेयर। ठीक, इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सी जो भाई आइडियोलॉजीज है वो किसके साथ जो है मैच कर रही है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है कि ना समझ आई हो, इसलिए पोल थोड़ी डिवाइडेड सी दिखी है। जब 90% किसी आंसर की ओर जाती हुई पोल मुझे दिखाई देती है तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को क्लियर है। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन मैं बताता हूँ कहाँ पर रही होगी। कंजर्वेटिज्म की जो फिलॉसफी है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो स्पेशल एलीट की बात करती है। ये अपने आप में हो सकता है आपके लिए एक नई चीज़ बन रही हो। निकिता हेलो, तो कैसे नई चीज़ बन रही है कि क्यों ये एलीट की बात कर रही है? ये तो एलीट थ्योरी नहीं है, ये तो कंजर्वेटिज्म है, ये तो ट्रेडिशंस को बात करते हैं ना, ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करने की बात करते हैं। तो वहाँ से तो आइडिया निकल कर आता है, क्योंकि इन्हें लगता है जो ओल्ड एक्सपीरियंस और टेस्टेड चीज़ें ही हैं वही आगे आनी चाहिए। और अगर जो स्पेशल एलीट की बात कर रहे हैं तो स्पेशल एलीट वही होंगे जो क्वालिफाइड होंगे, हाईली एक्सपीरियंस पीपल होंगे, और वही गवर्नमेंट को चलाने में, गवर्न करने में मदद करेंगे। ऑर्डिनरी सिटीजन जो है, जिनको ज़्यादा कुछ आता जाता नहीं है, उसको संदेह की नज़र से तो कंजर्वेटिज्म देखेगा ही। तो इसलिए ये ऑप्शन इसलिए इसी चीज़ के साथ मैच कर रही थी। अब ये लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इनकेपेबल ऑफ इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट। ये भी चीज़ एक तरह से कंफ्यूज कर रही है। यस, कि लिबरलिज्म कब से ये मानता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, मतलब सरकार नहीं चला सकती है, तो इसलिए पढ़े लिखे लोग चलाने चाहिए ऐसी सारी चीज़ों में। लिबरलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी अपने आप में, इसमें कितनी सारी थ्योरीज आती है, और लिबरलिज्म के अंदर इतनी टाइप्स है कि उसके अपने स्टैंड जो है वो चेंज होते हुए दिखाई देते। क्लासिकल लिबरल थिंकर्स यही कहते थे। वो कहते हैं कि देखिए
जनरल पॉपुलेशन इफेक्टिवली गवर्न नहीं कर सकते, लिमिटेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसलिए लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइजी या लिमिटेड फ्रेंचाइजी यानी राइट टू वोट की बात करते होते थे क्लासिकल लिबरल्स वाले। तो लिबरलिज्म के अंदर क्लासिकल लिबरल, मॉडर्न लिबरलिज्म, फिर नियो लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म के ये सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके थीम्स और उनके मीनिंग को अच्छे से हमने समझना होता है। तब हमने देखना होता है कि किस थीम से ये निकल कर आ रही है भाई बात, ये क्लासिकल लिबरल वाले, मॉडर्न लिबरलिज्म वाले कौन है ये जो बात करते हैं। तो तब जाकर आप पता कर पाओगे कि ये अलाइन करता है लिबरलिज्म के साथ। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इग्नोर्स द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक रिलेशंस। ये तो आपको पता है कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं ले आओ, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशनशिप में डेमोक्रेसी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, वो फ्रीडम में नहीं है, ठीक है। थोपा जा रहा है काम उन पे, उनको वेजेस नहीं दिए जा रहे, उनके हक जो है चाह रहे हैं। कौन बातें करता है? मार्क्सिज्म जो है वही ऐसी चीज़ों की बात करता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है जेंडर डिविजन्स इन सोसाइटी। तो जेंडर डिवीज़न पर फेमिनिज्म का काम है, तो ये तो आप समझ आ गया होगा। तो एक भी आपका अगर सही मैच कर रहा है या दो कर रहे हैं तो आपका आंसर तो आराम से निकल रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपसे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में भाई क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जिसको लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्लियर है वही बता पाएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए तब तक हम आपके लिए पोल जो है फ्रेम करते हैं। अभी आंसर मत देना, वेट कर लो। क्वेश्चन नंबर ये 5 है, तब तक आप सोचिए क्योंकि पोल में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। चलिए बताइए पोल में आंसर क्या मिला है आपको बिना हेलो। पोल हम बंद करने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि जो थोड़े से शार्प होंगे वो देख चुके होंगे कि यहाँ पर लोचा क्या है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। पोल आपकी कई टाटा बाय बाय ख़त्म। जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, देख लेते हैं पोल में। 75% लोगों ने कहा है कि भाई ये थर्ड आंसर है ABCE। तो इसका मतलब है जो यहाँ तक पहुँच गए थे उन्होंने एक चीज़ तो देख ली कि ये एलिमिनेशन से निकल रहा है। वो एलिमिनेशन इन्होंने की है, डी को निकाल दिया, क्योंकि लिबरलिज्म और कम्युनिज्म दोनों ऑपोजिट विचारधारा हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्लोजली लिंक है। जब हम डी को एलिमिनेट करते हैं तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, एक ही बचता है, थर्ड बचता है ABCE जो है अपने आप में राइट आंसर है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन लंबी जाने से पहले क्वेश्चन से ही हम देख लेते हैं। लिबरलिज्म इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट की आइडियोलॉजी है। हाँ जी है। ये लेज़े फेयर की बात करता है, एडवोकेट करता है, यस करता है। लेज़े फेयर का मतलब होता है लीव अलोन, ठीक है, कि इंडिविजुअल को जो है ज़्यादा फ्रीडम देने की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है। और ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पावर्स की एस्पिरेशंस थी उसको रिफ्लेक्ट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। और ये, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसी पॉलिसी चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, इंडिविजुअल्स कैसे चाहिए, सोसाइटी कैसे चाहिए। तो यस, उसकी ही एस्पिरेशंस को, उसके ड्रीम को रिफ्लेक्ट करता है। लिबरलिज्म की विचारधारा सारी उसके साथ कनेक्टेड हो रखी है। इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस सेंचुरी में आ रही थी, ठीक है, लिबरलिज्म को कहा जाता है 19th सेंचुरी की आइडियोलॉजी कहा जाता है, तभी ये सारी चीज़ें पनपी है। और लोग जो है लिबरलिज्म के की थिंकर है, तो अपने आप में ये सारी करेक्ट हो जाती है। लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। लिबरलिज्म और कम्युनिज्म क्लोजली एसोसिएट नहीं है, दोनों के ऑपोजिट में आइडियोलॉजीज आती है। अरे फिर से आगे जॉन मेनार्ड कीन्स भाई साहब, अब आपने बताना है कि इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज क्यों किया। ये चीज़ें मैंने अभी पहले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत डिस्कस कराया हूँ, उसके बेसिस में आपको क्ल्यू मिल गया होगा। अब आपने आंसर देना है कि क्यों भाई क्रिटिसाइज किया है कैपिटलिज्म इकोनॉमी को। तब तक मैं पोल आपके लिए रेडी कर देता हूँ, आप सोचिए आंसर। जैसे ही आपको अपनी पोल में आंसर मिल जाए कि ये आंसर बनता है, तुरंत बटन दबाइए। दबाते जाइए बटन। चलिए पोल को मैं करने वाला हूं अब एंड। 5 4 3 2 1 0। पोल होती है ख़त्म, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी दिख गया होगा कि लोचा है कहाँ पर, ठीक है। 16 वोट्स आई हैं मुझे, और ये 81% कह रहे हैं थर्ड है भाई, क्योंकि यहाँ पर भी एलिमिनेट से हो रहा है। एलिमिनेट क्या करना है? ई को एलिमिनेट करना है। ई को एलिमिनेट कैसे करना था कि ई में क्या लिख दिया ऐसा,
ई में लिखा हुआ है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से खुशहाली आती है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आती है, हैप्पीनेस आती है, सब जगह पर आती है। तो सब जगह पर अगर प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आ रही है तो जॉन मेनार्ड कीन्स क्रिटिसाइज ही क्यों कर रहे हैं भाई उसको, ठीक है। तो ये अपने आप में एलिमिनेट हो रहा है ना। चाहे जॉन मेनार्ड कीन्स को नहीं जानते हो, लेकिन कॉमन सेंस तो जानते ही हो ना कि किसी चीज़ को अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उसके फेवर में बात ई में लिखी हुई है, ठीक है। तो ई को हमने निकालना था, ई को निकालते हैं, सारी ऑप्शन निकल गई है, थर्ड बच जाता है, तो इसलिए ये इजी हो जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से 1930s में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, इंक्रीज हुई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत बड़ी। मार्केट फोर्सेस ने वेजेस बहुत कम कर रखे थे, लोगों को मेहनताना नहीं मिल रहा था, उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे। डिमांड कम हुई थी गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, यस हुई थी। तो यही सारी चीज़ों की वजह से तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कहते थे कि बदलने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने लिख रखा है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी आई, ये नहीं ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे सही तरीके से जिन लोगों ने सॉल्व किया, वेल डन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लासिकल मर्केंटलिस्ट स्ट्रैटेजी जो है स्टेट को बिल्ड करने में किस चीज को लेकर है, इसमें से आपने ये बताना है। मर्केंटलिस्ट स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं पोल तब तक तैयार करता हूं, सोचिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुके हैं हम। कमाल की बात है ना, ये भी लिबरलिज्म का क्वेश्चन है। सर कैन यू सी दिस रिकॉर्डेड अगेन लेटर, मतलब मैं तो देख ही सकता हूं अपनी रिकॉर्डिंग, आप भी देख सकते हो ये वाला लाइव, जब मर्जी देखो चैनल पर आकर, ये रिकॉर्डेड ही रहेगा आपके लिए। आगे करके देखो, पीछे करके देखो, बार बार देखो, जितनी मर्जी बार देखो, डाउनलोड करके देखो, बैठ के देखो, खड़े होकर देखो, लेट कर देखो, जैसे मर्जी देखो। ये अब आपका हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी ये। चलिए मैं करने वाला हूं अब एंड, इसको पोल कर दी हमने एंड, पोल एंड कर दी है, देखते हैं लोगों ने क्या किया। 19 वोट्स दिए हैं, अच्छी खासी वोट देने लगे हो अब आप लोग, लेकिन 62% थर्ड को दिए गए हैं। मतलब मैं मेजोरिटी मानता हूं, जब 90% आती है तब मज़ा आता है, तब पता चलता है कि आंसर आपने फिगर आउट जो है कर लिया है। तो इसमें भी देखा जाए ना तो ये भी एलिमिनेशन की टेक्निक से निकल रहा है, ठीक है। थर्ड आंसर चाहे दिया है, जिन्होंने भी दिया है ठीक ही है, मेजोरिटी गलत नहीं है, तो इसका आंसर थर्ड है। अब देखिए ना, मर्केंटलिस्ट की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो वेल्थ, पावर, प्रेस्टीज, ऐसी सारी चीज़ों में बिलीव करते थे। वो कहते थे स्टेट का रोल, ऐसे नहीं कहते थे कि मिनिमल होना चाहिए, वो कहते स्टेट काम करे, स्टेट अपनी पावर को बढ़ाए, ठीक है, जिसमें स्टेट में काम करने वाले हमारे जैसे व्यापारी जो हैं उनको फ़ायदा मिले। उनको फ़ायदा ऐसे मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएँ चीज़ों को, तो स्टेट उसमें हमारी मदद करे, व्यापारियों का साथ दे, ठीक है, हम वेल्थ प्रोड्यूस करेंगे और हम नाम कमाएंगे दुनिया में। यही मर्केंटलिस्ट स्ट्रैटेजी होती थी, यही सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी में ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करने लगे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो गया, मतलब चीज़ें अपने देश से बनाकर बाहर ज़्यादा नहीं बेच रहे हैं, दूसरे देश की बनी ज़्यादा मंगवाई जा रहे हैं, तो व्यापारी वर्ग का तो भाई इसमें नुकसान है ना। व्यापारी नुकसान कैसे होने दे रहा है? तो ये हमने नुकसान वाली स्टेटमेंट को हटा देना था, ई को फर्स्ट सेकंड फोर्थ से ये हट जाती, तो ई हट गया तो थर्ड बच गया, ठीक है। तो ये अपने आप में हो गया ना इजी। ओके, एक थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स मुझसे समझने हैं, फैक्ट्स मुझसे समझने हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने हैं, ब्रह्मास्त्र 3.0 जो है दिसंबर के लिए लाइव हो चुका है, ठीक है। इसमें हम पेपर 2 की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। 115 प्लस आवर्स के आपको टोटल लेक्चर्स मिलने वाले हैं इसमें, 210 प्लस वीडियोस रहने वाली है, 340 प्लस टॉपिक्स, यानी आपके सिलेबस के सारे टॉपिक्स 340 प्लस बनते हैं, वो सारे कवर करेंगे, एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। और फिर हम नोट्स देने वाले हैं, बाइलिंगुअल रहने वाला है ये कोर्स, इंग्लिश और हिंदी में साथ साथ ही चलने वाला है, नोट्स भी साथ साथ ही चलने वाले हैं। लास्ट 10 ईयर के सॉल्व्ड PYQs मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इधर लिबर्टी का लेक्चर खत्म हुआ, जैसे ये लिबरलिज्म का खत्म हुआ, कोई भी सोशलिज्म का, साथ में ही टॉपिक वाइज PYQ मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर के,
10 यूनिट वाइज फैक्ट शीट देने वाले, क्योंकि पेपर जब फैक्चुअल हो जाता है हम फैक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करने लगते हैं कि फैक्ट्स याद करने हैं, तो वो फैक्ट्स ऐसे परोसे जाते हैं शीट में सो डैट आप उसको याद करो, बार बार रिवाइज करो। वो तो अपने साथ ही लेकर चलने हैं, एक जैसे पॉकेट बुकलेट लेकर चलते हैं हम। क्रोनोलॉजी की फैक्ट शीट अलग देने वाले हैं हम, क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चन की स्ट्रेंथ तो क्रोनोलॉजी की होगी है, तो क्या करें, उसकी तैयारी करेंगे तो हमें वो फैक्ट्स ढूंढने ना पड़े, कभी ये बुक खंगाल रहे हैं, कभी वो बुक खंगाल रहे हैं, ठीक है, फिर लिखने बैठ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें फैक्ट शीट भी आपको मिल जाएंगी। एक साल के करंट अफेयर्स की PDF भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको इसी में मिल जाएगी। जब आपके एग्ज़ाम की डेट पास आ जाएगी तो सारे वो भी कवर कर लिए जाएंगे। लास्ट 3 साइकिल्स के सॉल्व्ड कंप्लीट पेपर भी जो है विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डेली टारगेट का ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इस बार हमने ये चेंज किया है कि 3.0 ब्रह्मास्त्र में जो एनरोल करते हैं वो साथ में हमारे टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड हो सकते हैं, उनको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, वो बैच का हिस्सा है। अर्ली 2000 कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, ये ऑफर वैलिड है लिमिटेड टाइम के लिए। तो 2000 मतलब फ्लैट ऑफ रुपीज़ जो है आपके हो जाएंगे जब आप एनरोल करेंगे। लिंक आपको चैट में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं वो टेस्ट सीरीज जो आने वाली है पेपर 2 के लिए। 18 जुलाई को हम शुरू करने जा रहे हैं। जो बैच के स्टूडेंट हो गए उनको तो हम ये साथ में ही इनरोल करवा देंगे, वो उनको अपने आप कलेक्शन में मिल जाएंगी। लेकिन इसमें मेन चीज़ें क्या होने वाली है इस बार हम कवर करने जा रहे हैं, ये पेपर 1 के लिए ऑलरेडी आ चुकी हुई है, पॉलिटिकल साइंस के लिए हम 18 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। इसका भी शेड्यूल चलता रहेगा दिसंबर के एग्जाम तक, ये धीरे धीरे हम आपको टेस्ट देते रहेंगे। 10 यूनिट वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं, हर यूनिट का टेस्ट आपको जो है मिलने वाला, उसका शेड्यूल बन रखा है। आप हमारे शेड्यूल के साथ चल सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी कब तक खत्म होना चाहिए, फिर पॉलिटिकल थ्योरी का टेस्ट आने वाला है 18 जुलाई। फिर उसके बाद जो है 10-15 दिन हम चाहते हैं कि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को दे, फिर उसका टेस्ट आ जाएगा। ऐसे करते हुए यूनिट वाइज टेस्ट कंप्लीट करेंगे और फिर 10 फुल लेंथ टेस्ट भी जो है वो भी करेंगे। सर प्लीज़ सजेस्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर ए डेमो क्लास इन पॉलिटिकल साइंस, उसके बारे में भी मैं सजेस्ट करता हूँ। तो ये रणभूमि टेस्ट सीरीज़ ये पार्ट है 3.0 में जो न्यू एनरोल करते हैं हमारे साथ। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें 2 लिस्ट दे रखी है, इनको आपने मैच करना है। ये भी अपने आप में देखा जाए आइडियोलॉजीज़ को लेकर है और साथ में आपको उस आइडियोलॉजी से ये देखना है कि किसके साथ मैच करती है। ये थोड़ा सा एग्जामिनर बारीकी में गया है तो ध्यान से इसको पढ़ना है आपने। तब तक मैं आपकी पोल तैयार कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं हम। कोई कह रहा है कि मैंने इस बार सुना है कि क्रोनोलॉजी जो है वो थोड़ी कम हो गई है, क्या ये सच है? क्रोनोलॉजी कम हो गई है मतलब इतनी हार्ड फैक्ट वाली क्रोनोलॉजी नहीं आई। अगर क्रोनोलॉजी आई भी है तो वो भी कंसेप्चुअल सी आई है, ब्रूट फैक्ट वाली क्रोनोलॉजी इस बार कम आई है। निकिता कह रहे हैं क्या मैं 1 महीने के बाद, यस 1 महीने के बाद भी आप ब्रह्मास्त्र बैच आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देख लेना कि तब तक 1 महीने का सिलेबस हो गया होगा और आप कैचअप कर पाएंगे या नहीं, वो आप अपना कैलकुलेशंस कर लेना। शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे आप शेड्यूल भी देख सकते हैं कैसे कैसे कौन कौन से दिन को लेक्चर्स आ रहे हैं इनके। आई थिंक मैं पोल एंड करने वाला हूँ, जिन लोगों ने फिगर आउट करना होता है वो फिगर आउट अब तक कर चुके होंगे, ठीक है। पोल एंड हो गई है और हम अब चलते हैं आंसर की ओर। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने क्या क्या आंसर लगाए हैं। पता है ये डिवाइडेड ओपिनियन क्यों है, 3 और 4 जो है वो कैसे वो टाई सा हो रहा है, उसका एक रीज़न है, आप लोग ही गलत नहीं हो, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, कोई भी आंसर इसमें से ठीक आंसर है ही नहीं। अब ये कहोगे आप सर ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है ना, क्योंकि एनटीए ने फोर्सफुली आपको एक आंसर की गलत बनाकर देता है, चाहे वो फाइनल ऑफिशियल आंसर की हो। तो फाइनल आंसर की में हमने ये पाया कि एनटीए ने आंसर ही गलत दे रखा है। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें एनटीए करता है, तो तभी तभी आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको लगता है आंसर क्यों गलत हो रहे हैं, फाइनल आंसर की में गलत हो रखे होते हैं। लेकिन हम अपने कोर्सेज में, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, हम बताते हैं कि पीवाईक्यू में फाइनल आंसर की गलत है, तो फिर करना क्या है? तो फिर करना ये होता है, हम बताते हैं ठीक क्या है। ठीक ये होता है कि अगर करेक्ट मैचिंग आती तो A थर्ड के साथ B 1 के साथ C 4 और D 2 के साथ मैच करता। इसके मायने क्या है इसका समझिए।
लिबरलिज्म थर्ड के साथ मैच करता है क्योंकि वो मॉरल कंसर्न रखता है, ठीक है, फ्री एंड इक्वल सिटीजन की बात करता है, तो यस लिबरलिज्म इसके साथ मैच करता है। कम्युनिटेरियनिज्म जो है वो कहता है शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कॉमन मीनिंग की बात करता है, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, वर्ल्ड व्यू की बात करता है, ठीक है, कम्युनिटी की बात करता है। कम्युनिज्म का आइडिया ये है, वो इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं करता। तो ये इसलिए कम्युनिटेरियनिज्म जो है वो वन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म जो बात करता है वो शेयर्ड नेशनैलिटी की बात करता है। वो कहता है नेशनलिज्म तो भाई वहाँ पर ही है जहाँ जिनके पास कॉमन हिस्ट्री है, एक कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, एक कॉमन कल्चर है। लेकिन इंडिया के केस में क्या इंडियन नेशन नहीं है? लिबरल नेशनलिज्म के लिए तो नहीं है। कहते इतनी सारी लैंग्वेज है आपके, इतने सारे कल्चर है, ठीक है, इतने सारे रिलीजन है, हर एक की अपनी अपनी हिस्ट्री है, ये क्या चल रहा है? कहते ये थोड़ी ना नेशनलिज्म होता। नेशनलिज्म तो शेयर्ड होता है, हर चीज़ शेयर्ड होनी चाहिए। तो लिबरल नेशनलिज्म ये कह रहा है। तो लिबरल नेशनलिज्म का तो यही चीज़ रहती है, जिसको यूरोपियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे थिंकर ऐसे ही नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते आए हैं। फिर मल्टीकल्चरलिज्म और डिफरेंस थ्योरी आ जाती है। कहते हैं कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन वर्ल्ड व्यू, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन वैल्यू सिस्टम, कॉमन कल्चर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी कल्चर के मेंबर हो, कोई भी आपका धर्म हो, कोई भी भाषा हो, क्या फ़र्क पड़ता हो? तो आप इंसान ही ना। तो हम सारे एक साथ रह क्यों नहीं सकते? हर सारे एक साथ सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते? और सारे एक दूसरे की सभी लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो कहते हैं ये एक्नॉलेज करनी होगी चीज़। क्या लिबरल नेशनलिज्म पर पीछे भागे हुए? तो मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया वही लिबरल नेशनलिज्म को करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो संदीप कह रहे हैं ये तो फार मूवमेंट होगी, हमें लगा कोई आंसर है, आंसर था ही नहीं, एनटीए ने आंसर गलत दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भाई स्टेट के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअलिज्म के बारे में अब आपने बताना है कि स्टेट क्या बोलती है, फंक्शंस। इंडिविजुअलिज्म की विचारधारा पता है, वो लिबरलिज्म में ही हम डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि लिबरलिज्म के ये थीम है, उनमें से एक इंडिविजुअलिज्म भी है। चलिए तब तक मैं आपकी पोल तैयार करता हूँ, आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ठीक है, राइट। पोल आपके सामने हाजिर है जी, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत जल्द पोल बंद भी कर दूंगा। ये भी बहुत इजी है। इजी क्यों है? एलिमिनेशन हो रहा है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। एलिमिनेट करने की इसको कोशिश करो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअलिज्म के साथ मैच नहीं कर रही, उसको हटाओ ऑप्शन में से। अपने आप कितनी सारी ऑप्शन रिमूव हो जाएगी, आपको फिर अपना आंसर दिखने लगेगा। मैं पोल अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अब आंसर बताने जा रहा हूँ। पहले ये भी देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या खिचड़ी पकाई है पोल में। 78% इज स्टिल इट्स ए गुड नंबर, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि राइट आंसर है, तो इसका मतलब है उन्होंने फिफ्थ को एलिमिनेट किया है। फिफ्थ इसमें भी एलिमिनेट कर दिया। तो यस, इसका राइट आंसर सेकंड ही है, बिल्कुल आपने ठीक जो है इसको पूछा। तो इसमें देख लेते हैं इंडिविजुअलिज्म में क्या है। स्टेट जो है आपको बचाएगा नहीं, इंडिविजुअलिज्म की धारणा में स्टेट आपको बचाएगा। अगर कोई बाहर से हमला कर रहा है बचाएगा, ठीक है। स्टेट क्यों नहीं बचाएगा? स्टेट का काम ही यही है आपको बचाना। हॉब्स का कंसेप्ट है ना स्टेट ऑफ नेचर वाला, कि स्टेट क्यों बनी है। स्टेट कहता बनी ही आपको बचाने के लिए, क्योंकि स्टेट अगर नहीं होगी तो आपकी लाइफ होगी पुअर होगी, नास्टी होगी, ब्रिटिश होगी, ठीक है। तो वो इंडिविजुअलिज्म को प्रोजेक्ट करते हैं और स्टेट की बात करते हैं, तो वहाँ से पता चलता है फॉरेन एग्रेशन आया बचाएगा। आपने कुछ कमाया, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपने कोई भी चीज़ बनाई है अपनी, कुछ भी हो सकता है, तो कोई चुरा कर ले जाए नहीं कहते, तो प्रोटेक्ट करना होगा ना, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। बीमारी लगी मर जाओगे, स्टेट का काम है आपको बचाना, ना कि मारना, ठीक है। और हर चीज़ से मरने से बचाना, आपको जितना हो सकता है आपको बचाना। तो यस, एपिडेमिक्स अगर आती है, बीमारियां आती है, तो उससे भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। इंडिविजुअल की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, यस, ताकि कोई आपको मार ना दे, इंडिविजुअल को भी प्रोटेक्ट करना। तो ये सारे हैं इंडिविजुअलिज्म के अकॉर्डिंगली, ये सारे स्टेट के फंक्शन है। लेकिन ये जब कहा जाता है ना कि आपने जो कमाया है स्टेट पकड़ पकड़ कर उड़ाकर, आपके कमाए हुए पैसे हैं वो गड्डियाँ उड़ा रहा है कि लूटो लूटो, बाकी लोगों को कह रहे हैं इसने बहुत कमा लिया, तो आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। नहीं, इंडिविजुअलिज्म कहता है स्टेट कौन होता है डिस्ट्रीब्यूट करने वाला? कमाया तो आपने, वो आपका है, अपना हक रखिए, स्टेट को बीच में मत आने दीजिए। तो यहाँ पर फिफ्थ तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। तो ये आपने आंसर जिन लोगों ने सही गैस किया था वो सही किया, एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे दिया।
ये अब ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। ये है मेरा फेवरेट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन है, जो आपको थोड़ा सा घुमाएगा। ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रखा है कि रॉबर्ट नॉजिक अनार्किस्ट के साथ स्टेट को लेकर कुछ पॉइंट्स पे एग्री करते हैं। नीचे हमने कहते हैं वो पॉइंट्स हमने दे रखे हैं, लेकिन आप इनमें से ना इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट ढूंढ के दिखाइए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इनमें से रॉन्ग आंसर ढूंढिए। वो इंस्टाग्राम पे आता ना रॉन्ग आंसर ओनली, ठीक है, कि इस चीज़ के बारे में रॉन्ग आंसर देने हैं। तो एनटीए ने भी यही रखा हुआ है कि भाई रॉन्ग आंसर दीजिए। इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा है इनमें से, ये आपने बताना है। तो पोल स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका चल रहा है, 2, 3, 4। कोई मुझसे पूछ रहा है कि कैसे नोट्स बनाने हैं आपके लेक्चर से। मेरे अभी रिसेंटली वीडियो डाली है जिसमें मैंने लिखा है कि लास्ट 12 पेपर्स हमने एनालाइज किए हैं, और उसको एनालिसिस करने के बाद हमने स्ट्रैटेजी दी है कि कैसे आपने काम करना है। उसमें मैंने नोट्स मेकिंग का एक डेमो दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देखिए स्ट्रैटेजी वीडियो दिसंबर 2026 को लेकर। अगर नरेंद्र कह रहे हैं मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ आया है जो अभी पीछे हम पढ़कर आए हैं कि वाई विल इंडिविजुअलिज्म डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल हमने उसको निकाल तो दिया। नरेंद्र आपको समझ आ तो गया, वो तो गलत था ना। ये मुझे देखना है, अगर ये आपने सही आंसर मेजोरिटी ने दिया, मेजोरिटी 80% 90% तक होनी चाहिए, ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि भाई आप सच में मेरे स्टूडेंट हो। अब मैं तो आज गर्व से भर जाऊँगा और थोड़े से आंखों में आंसू आ जाएंगे खुशी के। लेकिन अगर आपने गलत दिया तो दुख के आंसू आ जाएंगे, रोने वाली मेरी हालात हो जाएगी। 10th क्लास की स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। सॉरी मुझे नरेंद्र समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं पोल एंड करने वाला हूँ, देखते हैं खुशी के आंसू आते हैं कि दुख के आंसू देने वाले हो आप। अरे डिवाइडेड ओपिनियन आ गई, दुख के आंसू हैं। रोना पड़ेगा दोस्तों आज तो सोने से पहले। क्या हो गया? अनार्किज्म के बारे में नहीं पता, अनार्किस्ट कौन होते हैं, क्या बात करते हैं वो स्टेट के बारे में। स्टेट को भरा बुला बोलते हैं, है ना। स्टेट के लिए अच्छा तो कुछ बोलते नहीं है। तो स्टेट के लिए अच्छा नहीं बोलते हैं क्योंकि अनार्किस्ट का मतलब यही होता है एब्सेंस ऑफ स्टेट, स्टेट नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं स्टेट को कंप्लीटली एलिमिनेट करो। वो मिनिमल स्टेट की भी बात नहीं करते हैं। तो वो ऐसा स्टेट के बारे में क्यों कहते हैं? और रॉबर्ट नॉजिक उनके ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में कौन से आर्ग्यूमेंट है जिनके साथ वो एग्री कर जाते हैं, ये क्वेश्चन था। कहते हैं स्टेट जो है इंट्रिंसिकली इमोरल है, ठीक है। स्टेट इंट्रिंसिकली इमोरल है मतलब उसमें नैतिकता जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। नार्किस्ट कहते हैं अनैतिक है, कहते हैं नैतिकता नहीं है, अनैतिक कैसे होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। मोनोपोली यूज़ करती है, ठीक है, फोर्स की, इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेट करती है, ये सारी चीज़ें स्टेट करती है, यस करती है। लेकिन स्टेट का कहते हैं अगर मोटिव है सिटीज़न की वेलफेयर करना, अगर वो सिटीज़न की वेलफेयर करना चाहती है, ठीक है, स्टेट मतलब उनकी भलाई करना चाहती है, फिर अनार्किस्ट को क्या प्रॉब्लम है? अनार्किस्ट कहते हैं नहीं, स्टेट है ही नहीं भलाई करने के लायक, वो इंट्रिंसिकली इमोरल है, अनैतिक है, वो कभी भलाई कर ही नहीं सकती है। जहाँ पर स्टेट है वहाँ पर डंडा है, और जहाँ पर डंडा है मोनोपोली ऑफ फोर्स है, वहाँ पर वो इंडिविजुअल के साथ मनमर्जियाँ करेंगी। इसलिए इंडिविजुअल के राइट्स वायलेट करती है स्टेट। जो राइट्स वायलेट कर रही है वो वेलफेयर थोड़ी ना करती हुई। तो आंसर यही हुआ ना, ठीक है, कि ये एक अनार्किस्ट की एक ऐसी पोजीशन है जो इन्होंने गलत डाल रखी है। इसके साथ नॉजिक क्यों ही आर्ग्यू करेंगे, या मतलब आर्ग्यू का मतलब है कि सपोर्ट करेंगे ऐसी टर्म को। वो अनार्किस्ट की ऊपर की सारी तीनों की तीनों स्टेटमेंट को रॉबर्ट नॉजिक एग्री करते हैं कि यस स्टेट है ऐसी, मैं मानता हूँ नॉजिक कहते, लेकिन वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि स्टेट को एलिमिनेट ही कर दो, बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। वो मिनिमल स्टेट के आइडिया की बात करते हैं। नॉजिक कहते हैं स्टेट रहेगी लेकिन बहुत मिनिमल लेवल पर रहेगी। तो रॉबर्ट नॉजिक की बुक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, आपको पता होगा, बहुत फेमस बुक है। जॉन रॉल्स के बाद थ्योरी ऑफ जस्टिस की बुक के बाद जो फेमस बुक होती है रॉबर्ट नॉजिक की होती है। एक तो जॉन रॉल्स को वो अपोज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं अपनी थ्योरीज के जरिए हुए,
तो वो नार्की स्टेट एंड यूटोपिया में ही की जाती है। अब बेसिकली वो वेलफेयर स्टेट के आइडिया के खुद ही अगेंस्ट है रॉबर्ट नॉजिक। वो नहीं मानते हैं स्टेट जो है वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। ये तो एक अलग इशू है ना कि स्टेट वेलफेयर करती है नहीं करती है। वो कहते हैं वेलफेयर करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वेलफेयर के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने लगती है जो इसको नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर किसी मेहनत ने अपनी पोजीशन या टैलेंट से कुछ कमाया है, कोई आगे पहुंचा है, ठीक है, उसको भारी टैक्स लगाती है, और जिन्होंने कुछ नहीं किया है, अभी पीछे चल रहे हैं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है, गरीबों को देने की कोशिश करती है। तो ये सारी चीज़ों में नॉजिक को मज़ा नहीं आता है। नॉजिक कहता है ये चीज़ नहीं है, फोर्स्ड टैक्सेशन है जो स्टेट कर रही है, ज़बरदस्ती का टैक्स ही ले लेती है हमसे, तो वो सारी चीज़ें नहीं करती। कहते स्टेट का काम ये नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे, वो वेलफेयर करे। स्टेट करे जैसे क्लासिकल लिबरल के थिंकर्स कहते थे, प्रोटेक्शन, जस्टिस, डिफेंस, ये सारी चीज़ें होगी कि लॉ एंड ऑर्डर जैसी चीज़ों को मेंटेन करने में व्यस्त रहे, बस इतना ही काम करे, डंडा दिखाए जहाँ पर कुछ चीज़ गलत हो रही है। इससे ज़्यादा स्टेट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। जैसे मैंने बताया कि नॉजिक मानते हैं अपना कमाओ अपना खाओ, स्टेट को बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये मानते थे। तो मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, लेकिन स्टेट को लिमिनेट करने की बात नहीं करते। ये सारा अब आपने माजरा जो है समझ लिया होगा। क्वेश्चन बहुत है, हम ऑन एंड ऑन करते जाएंगे, लेकिन अब हम थोड़े तेजी से चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके सीधे आंसर मैं बताता रहूँगा, सो डैट आपकी प्रेपरेशन तो हो जाए, ना कि हम पोल या ऐसी सारी चीज़ों में टाइम जो है वेस्ट करें। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर मैं पोल नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज़ देखने लायक है कि इसमें जो बुक्स आपसे पूछी गई है ऑथर्स की, वो फेमस बुक्स नहीं है, वो कुछ ऐसी बुक्स पूछ रहा है। तो वही सारी चीज़ों को हमने अब ध्यान में देना है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ बिना पोल दिए हुए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड बनता है। अब कैसे बनता है उसको एक एक करके देख लेते हैं। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, ये हैना एरेंट की ही बुक है, 1961 में आती है, और ये अपने आप में हैना एरेंट की फेमस बुक नहीं है, पॉपुलर बुक नहीं है। और पॉपुलर और फेमस का मतलब ये होता है ये वो बुक नहीं है जो हमें बार बार देखने को मिलती है एमसीक्यूज में, पीवाईक्यूज में, नहीं है, लेकिन ये पूछी गई है। विको एंड हर्डर, टू स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, ये बर्लिन की बुक है, 1976 में आती है। बर्लिन की 4 एसेज ऑन लिबर्टी, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी जैसी बुक्स के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, ठीक है। वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग 1989 में, ये माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है, ये भी अपने आप में कोई फेमस और पॉपुलर बुक नहीं है। माइकल सैंडल की टेरिनी ऑफ मैरिट जो है अपने आप में है तो बुक ऐसी जो चर्चा का विषय बना रहती है, लेकिन सैंडल की और भी बुक है जो काफ़ी फेमस हो गई थी, लेकिन ये रिसेंट वाली बुक के बारे में भी आपसे पूछा गया है। अब आपको ये यहाँ से समझ आती है, ऐसे क्वेश्चन तभी मैं डालता हूँ कि आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जामिनर अभी तक पिछले जितने क्वेश्चन देख रहे थे ना, वो पॉपुलर आइडियाज़ के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उसी से क्वेश्चन जो है आपसे पूछता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब एग्जामिनर भी ग्रे जोन में जाने लगता है। ग्रे जोन क्या है? ग्रे जोन वो जोन है जहाँ से क्वेश्चन पहले पूछे नहीं गए, जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट या फैक्ट नहीं है, थिंकर भी पॉपुलर नहीं है, उनकी बुक भी वो पॉपुलर नहीं है, वो ग्रे जोन है। तो वो ग्रे जोन से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी आपके पूरे एग्जाम में ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर 4, 5, 6 एग्जाम हो गए हैं, ठीक है, प्रिडिक्टेबल सी चीज़ें चल रही है, क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं, एक शॉकिंग एग्जाम एग्जामिनर लेकर आता है और वो एग्ज़ाम का पेपर ऐसे सेट होता है जिसको हम कहते हैं कि वो उसमें ग्रे जोन में जाकर वो बना रखा है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें अटपटी सी पूछ ली है जो ज़्यादा पढ़ी नहीं, जो ज़्यादा सुनी नहीं, जो ज़्यादा समझी नहीं। तो ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने रखा है ये ग्रे जोन क्वेश्चन है, एग्जामिनर वहाँ से लेकर आया है इसको। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी चीज़ें करता है। तो ये इसलिए हम इस वीडियो के ज़रिए सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। हम क्वेश्चन आंसर नहीं सॉल्व करते, हम एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तभी तो हम प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जो है वो सोच पाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर दे पाएंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आपने आंसर करने की कोशिश करनी है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखी है और आपने बताना है इनमें से कौन सा राइट है, नहीं है, या क्या सीन है। इसके बारे में आप थोड़ा सा वक्त ले लीजिए क्योंकि आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ।
न्यू राइट के बारे में है स्टेटमेंट 1 में। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर इसका सोच लिया है बढ़िया है। पोल में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब चाहता हूँ फास्ट लेवल पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें। 1 कह रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, 1 के बारे में कह रहे हैं, कुछ लोग 3 कह रहे हैं, ठीक है मान लेते हैं। अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है, दोनों ही सही नहीं है। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो एग्जामिनर ने किसी तरह से सेट किया है आपको ट्रिक करने के लिए। न्यू राइट जनरली किसके साथ एसोसिएटेड होता है? इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, फ्री मार्केट्स की बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, ये सारी चीज़ों की बात न्यू राइट करता है। स्टेटमेंट 1 अपने आप में करेक्ट इसलिए नहीं है कि न्यू राइट जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को अपोज करता है, ठीक है, वो स्टेट की पावर को लिमिट करना चाहता है लेकिन डेमोक्रेसी को अपोज नहीं करता है वो न्यू राइट। स्टेटमेंट 1 में यही चीज़ दे रखी थी कि डेमोक्रेसी को अपोज करता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं करता है। स्टेटमेंट 2 अपने आप में भी फॉल्स हो जाती है जब ये कहा जाता है कि फ्री मार्केट्स के बेनिफिट्स होते हैं और बेनिफिट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें उसके डिसएडवांटेज और कमियां कम लगने लगती है, बेनिफिट्स हमें ज़्यादा दिखने लगते हैं। लेकिन अपने आप में ये भी साथ में लिखा हुआ है कि मार्केट परफेक्ट नहीं होती है। तो अब ये स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स कैसे हो जाती है? क्योंकि हमेशा ये कहना कि मार्केट के बेनिफिट ही इतने होते हैं कि वो डिसएडवांटेज को जो है कम हो जाते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। मार्केट को देखा कैसे जा रहा है और कौन देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर फ्री मार्केट को देखना चाहोगे तो मार्क्सिज्म देखेगा, कहता कबाड़ है, ये क्या बना दिया, ये सिस्टम नुकसान कर दिया सारा, ये क्या दे दिया फ्री मार्केट में, ठीक है। मजदूर बेचारे वो हताश हो गए हैं और मजबूर हो गए अपनी मजदूरी बेचने के लिए। सस्ती मजदूरियां मिल रही है कैपिटलिज्म में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कहाँ से सिस्टम बना दिया? क्योंकि फ्री मार्केट दी आपने, ऐसी चीज़ें करनी शुरू कर दी आपने। उनको तो बेनिफिट्स दिख ही नहीं रहे, उनको लगता है डिसएडवांटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, कमियां ही बहुत ज़्यादा है। तो क्या करोगे? किसका यहाँ पर पक्ष आप लोगे? तो यहाँ पर इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है कि मार्केट को हमेशा ये देखना कि इसके बेनिफिट्स ही इतने ज़्यादा होते हैं, ये गलत है। मार्केट को किस पर्सपेक्टिव से, किस लेंस से कौन देख रहा है, मैटर वो करता है। ये अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट थी ही नहीं, तो इसलिए ये भी अपने आप में फॉल्स हो जाती है। अगली स्टेटमेंट में आपको दे रखा है मल्टीपल स्टेटमेंट ही है, ठीक है, और आपने क्या बताना है कि स्टेट का काम क्या है जब इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा है जो पहले भी आ गया है पीछे, लेकिन ऐसा लग रहा है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके थोड़ी सी 1-2 चीज़ें ऐड कर दी है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको भी आप दे सकते हो कि क्या करती है। एक बार सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। एक एक हल्का सा ट्विस्ट है, एक ही बस, ध्यान से देखना, एक चीज है जिस पे आपको फोकस करना है, बाकी चीजें साफ 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 क्लियर है। आई थिंक कुछ लोगों को सेंस बन रही है, समझ आ रही है। दिस गुड कि उनकी कमांड अच्छी है कॉन्सेप्ट पर, तभी समझ आ रही है। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। अब कैसे है वो, उसको समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि आप देखिए 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट में ना सेकंड स्टेटमेंट देखने की कोशिश कीजिए कि स्टेट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रूल्स बनाए। इंडिविजुअलिज्म लेज़े फेयर की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है, स्टेट का रोल मार्केट में कम होना चाहिए, तो इसलिए प्रॉपर्टी के रूल्स बनाए, रेगुलेशंस करे। जब वो रूल्स बनाएगा तो इसका मतलब है वो मार्केट को रेगुलेट करने लगेगा। मार्केट को रेगुलेट करने लगेगा तो फ्री मार्केट नहीं रहेगी। तो इसलिए इंडिविजुअलिस्ट राइटर्स, जो राइटर्स लिखा है मतलब जो इंडिविजुअलिज्म की धारणा में विश्वास करते, उसके एडवोकेट, उसके थिंकर्स, वो स्टेट को कभी नहीं चाहेंगे कि वो प्रॉपर्टी को लेकर रूल्स बनाए, मार्केट को रेगुलेट करने की कोशिश करे। तो इसलिए सेकंड को जब हम एलिमिनेट करते हैं
तो नीचे का थर्ड और फोर्थ जो है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। बचा क्या है, वन थर्ड फोर्थ जो है स्टेटमेंट बच जाती है। सेकंड थर्ड फोर्थ भी, फर्स्ट भी जो है चला जाता है, तो एलिमिनेशन से ये निकल जाता है अगर आपको ये पता होता। बाकी सारे स्टेट ये रोल करती है, ये हम पीछे भी हम पढ़ा है, ठीक है। डिफेंडिंग को लेकर करती है, ये सारी चीज़ें करती है, प्रोटेक्शन देती है, फॉरेन एग्रेशन से बचाती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब 14th क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से लिबरलिज्म के कौन से एलिमेंट्स हैं। ये भी अपने आप में इजी क्वेश्चन है। इसको भी आप एलिमिनेट कर देंगे। अगर आपको दिख गया कि इसमें एलिमिनेट करने लायक चीज कौन सी है, तो आपका हो जाएगा आंसर इसमें क्लियर। बढ़िया 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 बढ़िया। कोई 4 कह रहा है, कोई 1 कह रहा है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो निकिता इसको सही कह रहे थे, संदीप ने भी इसको फोर्थ कहा, वो भी सही कह रहे हैं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एलिमिनेट होगी। सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल, ठीक है। ये लिबरलिज्म की धारणा कब कहती है कि सोसाइटी प्लूरल नहीं होनी चाहिए, एक जैसे ही इंसान होने चाहिए, एक जैसी सोसाइटी, एक धर्म एक लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए। अलग अलग धर्म, अलग अलग जात, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग नहीं होने चाहिए। नहीं, वो तो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता है। वो तो कहता है इंडिविजुअलिज्म, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करे, निखारे खुद को, और जैसा बनना चाहता है वो बने, अपने नक्शे कदम जो है अपने हिसाब से डिसाइड करे क्या करना चाहता है तो करे। जब वो ऐसा करेगा तो सोसाइटी अपने आप में ही प्लूरल बनेगी। सोसाइटी शुड नॉट बी प्लूरल, ठीक है। ऐसा समाज की वो बात नहीं करते, उसको लिमिनेट कर देना था। बाकी इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, ठीक है, रैशनल क्रिएचर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते, ये तो लिबरलिज्म की ही धारणा है। इजी हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्लूरल का कॉन्सेप्ट आपको पता था कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ओके, नेक्स्ट आपसे ये पूछ रखा है एक बहुत ही बढ़िया कोट और बहुत फेमस कोट। इनकी और कोई फिलॉसफी चाहे आप जानते ना हो, लेकिन इनका ये कोट सब जगह ही फेमस हो गया। इनको जानते ही इसी कोट की वजह से। इसमें एक की वर्ड है विच इज एंड ऑफ हिस्ट्री, है ना। तो एंड ऑफ हिस्ट्री की बात कौन करता है? ट्रायम्फ ऑफ लिबरलिज्म की बात कौन करता है? कोई 4 भी कह रहा है, कोई 3 कह रहा है, कोई 2 भी कह रहा है। भाई जो देख लो, जो 4 और 2 के बीच में घूम रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन सही पकड़े। 3 इसका राइट आंसर है, फ्रांसिस फुकुयामा। उन्होंने कहा था ये हिस्ट्री का एंड हो गया है। हिस्ट्री का एंड होने का मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है। कहते जब से दुनिया बनी है ना, तो ह्यूमंस हम तलाश कर रहे हैं। क्या तलाश कर रहे हैं? कि गवर्नमेंट बनाने की, ठीक है, गवर्नेंस की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे अच्छा तरीके से ये सारी चीज़ें की जा सकती है, सरकारें चला सकते हैं, कौन सी ऐसी बेस्ट आइडियोलॉजी है, कौन सा ऐसा बेस्ट सिस्टम है, अब तक हम ढूंढ रहे थे। और कहते वो तलाश हमारी ख़त्म होती है, इसीलिए उस तलाश ख़त्म होने के साथ हमारी हिस्ट्री ख़त्म होती है। क्यों? कि हमें मिल गया है वो ऐसी विचारधारा। और वो विचारधारा कौन सी है? वो कहते हैं वो है ट्रायम्फ ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जीतता है। लिबरलिज्म को लेकर, ठीक है, जिसको हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, और कम्युनिज्म को लेकर कोल्ड वार चल रहा था। और जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स होता है, कम्युनिज्म की विचारधारा को ठेस पहुंचती है, ठीक है, और लिबरलिज्म ट्रायम्फ का ऐलान फ्रांसिस फुकुयामा कर देते हैं। और तभी ये कोट आता है कि वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब तक की तलाश जो थी आइडियोलॉजी को लेकर, वो ख़त्म होती है। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जो है, ठीक है, जो वेस्ट से निकली हुई लिबरल डेमोक्रेसी की एक फॉर्म निकली है गवर्नमेंट की, वही अब यूनिवर्सल फॉर्म है। और सब जगह, सभी कंट्री को, सभी नेशन को ये मानना होगा, और इसी के जो बेसिस पे मॉडल्स है उसको अडॉप्ट करना होगा। यही फाइनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमने अपनी तलाश ख़त्म कर दी। यही कोट इनका फेमस हो गया। तो फ्रांसिस फुकुयामा की ये राइटिंग है,
ठीक है, इनका वर्क का नाम याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में पब्लिश होती है और उसी में ये कोट कहते हैं। ठीक है, 1992 में देखो पब्लिश हो रही है, तब हो रही है जब कोल्ड वार जैसी चीज़ें ख़त्म हो गई है, यूएसएसआर कोलैप्स हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो गई है, कम्युनिज्म को ठेस पहुंच चुकी है, और तब वो ऐसी स्टेटमेंट लेकर आते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लिबरलिज्म की एवोल्यूशन कैसे हुई है, उसकी टाइप्स बतानी है और आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी जो पहले आई थी टाइप उसको पहले लगाना है और जो बाद में डेवलप हुई थी उसको बाद में लगाना है। तो ये आपने लगाना है। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा फैक्चुअल ही, लेकिन आप लिबरलिज्म के थॉट्स की, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी की ट्रिजेक्टरी को जब ट्रैक करते हैं तब जाकर आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ आने लगती है। तो बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? तो कोई थर्ड कह रहा है, ठीक है, बाकी और देखते, कोई सेकंड कह रहा है, तो सब कह रहे हैं कुछ ना कुछ, थर्ड और सेकंड कह रहे हैं, ठीक है। थर्ड और सेकंड में अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, थर्ड बार बार आ रहा है, तो लेट्स सी, इसका राइट आंसर थर्ड है। बिल्कुल सही आपने इसको आंसर किया है, जिन लोगों ने किया है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि क्या होता है। 19वीं सेंचुरी में लिबरलिज्म इमर्ज होता है, 19वीं सेंचुरी लिबरल सेंचुरी भी कहा जाता है क्योंकि लिबरलिज्म उसमें ही इमर्ज होता है, और वो एसोसिएट की जाती है नेगेटिव लिबरलिज्म। नेगेटिव लिबरलिज्म क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म को नेगेटिव लिबरलिज्म कहा जाता है। अब आप कहोगे ये नेगेटिव क्यों थे? ये नेगेटिव थे क्या? इनकी नेगेटिव थिंकिंग थी? नहीं, ये नेगेटिव लिबरलिज्म इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट के रोल को नेगेटिव करना चाहते थे। ठीक है, नेगेटिव करने का मतलब होता है मिनिमाइज करना चाहते थे, निगेट करना चाहते थे, कम करना चाहते थे, स्टेट को प्रोएक्टिव नहीं बनाना चाहते थे। तो जॉन लॉक, एडम स्मिथ जैसे लोग इसी में आ जाते हैं। तो इसलिए ये नेगेटिव लिबरलिज्म और क्लासिकल लिबरलिज्म और 19वीं सेंचुरी लिबरलिज्म ये सब एक ही चीज़ों के नाम हैं। फिर आता है पॉजिटिव लिबरलिज्म जो लेट 19वीं सेंचुरी में आता है। पॉजिटिव लिबरलिज्म अब पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये स्टेट के पॉजिटिव रोल की बात करता है कि स्टेट को एक्शंस लेने चाहिए, वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए, सिटीजन्स हो गए उनकी मदद करनी चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दे, ये दे, वो दे, क्या क्या नहीं दे, सब कुछ जो है दे जो उनकी लाइफ को बेटर बना सकता है। फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म को आप थोड़ा सा मॉडर्न लिबरलिज्म की अप्रोच भी देख सकते हो। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि इसके और कौन कौन से नाम होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर देखो अब क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं लिख रहा ना, वो मॉडर्न लिबरलिज्म लिख रहा है, वो नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म लिख रहा है। तो आपको उनके अलग अलग नाम भी पता होने चाहिए। इगैलिटेरियन लिबरलिज्म जो है वो किसने प्रपाउंड किया था? जॉन रॉल्स ने 1980s में किया था। इगैलिटेरियन लिबरलिज्म वहाँ से आ जाता है। फिर लिबर्टेरियनिज्म जो रॉबर्ट नॉजिक जैसे थिंकर जो आते हैं, लॉक से थोड़ी सी इंस्पिरेशन रहते हैं, तो इसमें हैक आ जाते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन आ जाते हैं, ये लिबर्टेरियनिज्म की थ्योरी है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लिबरलिज्म क्या बात करता है, इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनमें टसल्स क्या है, कौन कैसे एक दूसरे की थ्योरीज को, बात को इम्प्रूव करने की, बेटर बनाने की कोशिश करता है, कौन सी बात किस थ्योरी की मानी जाती है। ये आपस में लिबरल इतनी आइडियोलॉजी है कि इसमें ही बहुत सारी अपने आप में ऑपोजिशन ही डेवलप हो जाती है और उस ऑपोजिशन से एक नई टाइप निकल आ जाती है। और उन्हीं टाइप्स को देखा है कि कैसे लिबरलिज्म की धारणा जो है इवॉल्व होती गई। तो उसके बारे में पूछा था उसने। तो ये सीबी मैकफर्सन का फिर से आ गया भाई, पॉजेसिव लिबरलिज्म और पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नहीं लेने वाले, पहले भी हमने पढ़ लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉडर्न लिबरलिज्म इनमें से क्या नहीं मानता? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न लिबरलिज्म के क्वेश्चंस थोड़े से देखने कम हो गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मॉडर्न लिबरलिज्म किन सब चीज़ों की बात करता है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताने वाला हूँ। आपने ये बताना है कि मॉडर्न लिबरलिज्म इनमें से किस क्या डजंट बिलीव इन, ठीक है, किस में विश्वास नहीं रखता है। इजी यस, इजी है। सबने कहा सेकंड यस, सेकंड है। मिनिमल स्टेट का रोल जो है कम होना चाहिए, वो क्लासिकल लिबरलिज्म जरूर कहता है, लिबर्टेरियनिज्म की धारणा कहती है। लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म तो पॉजिटिव स्टेट के रोल की बात करता है, यानी स्टेट का रोल ज़्यादा होना चाहिए। क्रैडल टू ग्रेव वेलफेयर की बात करता है। क्रैडल का मतलब होता है जो झूला जहाँ पर आप पैदा होते हो, वहाँ से लेकर जब तक आप
कब्र में घुस नहीं जाते, यानी आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक स्टेट का एक ही काम है, वेलफेयर करे, आपका पूरा ध्यान रखे, ठीक है। पॉजिटिव फ्रीडम की बात करता है, सोशल लिबरलिज्म भी जो है वो भी इसी के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो आपने सही पूछा। नेसेसरी इविल, ये भी मैंने आंसर पहले दिखा दिया, थॉमस पेन है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये क्वेश्चन इतने बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन थॉमस पेन ने नेसेसरी स्टेट को नेसेसरी इविल कहा कि भाई स्टेट को कंप्लीटली एलिमिनेट भी नहीं कर सकते, तो अपने आप में ये नेसेसरी इविल है, एक ऐसी बुराई जो आवश्यक है, रखना पड़ेगा, कहते हैं स्टेट। अब क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, फिर ये सारी चीज़ें। ये इनकी राइटिंग है कॉमन सेंस, और ये पब्लिश होती है 1776 में, तो उसमें ये बात करते हैं। बस इतना याद रख लो इनके बारे में, इनफ है। फिर अब आपसे ये पूछा गया है वेलफेयर स्टेट के बारे में डेफिनेशन दी गई है, इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है, ये आप थोड़ा सा सोच कर आंसर दे सकते हो। इसकी मैं पोल भी आपको दे देता हूँ, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जाते जाते पोल के ज़रिए हम इसको आंसर करते जाते हैं। स्टेटमेंट वाला है तो इसमें आप टाइम ले सकते हो। चलिए, पोल आपके सामने आ गई होगी, अब आप आंसर देना शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया। बढ़िया ये है कि मुझे इतना समझ आ रहा है कि जो बेसिक और कोर है ना, वो सबके क्लियर ही है, लेकिन क्लियर क्या नहीं है, जब ग्रे जोन आता है, एग्जामिनर कुछ ऐसी चीज़ें पूछता है जो ज़्यादा सुनी पड़ी नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है, या ट्विस्टेड क्वेश्चन लेकर आता है, घुमा कर लेकर आता है। जैसे रॉबर्ट नॉजिक अनार्किस्ट वाला घुमा कर क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो गए आप। स्टेटमेंट 1-2 वाला, न्यू राइट वाला, फ्री मार्केट वाला घुमा कर क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो गए आप। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है। और याद रखना, आपके मार्क्स उसमें ज़्यादा बनने वाले हैं जहाँ पर ना मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन आप उसको पकड़ रहे होंगे, उस आंसर को क्रैक कर पा रहे होंगे, तो आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं चीज़ों को ज़्यादा क्वालिफाई करने में, कट ऑफ को अच्छे से अचीव करने में। ओके, पोल को मैं करता हूँ बंद। आज रात की आखिरी पोल थी, देखते हैं कि मेजॉरिटी ने क्या आंसर दिया। 55% ने इसको थर्ड से किया है, तो मेजॉरिटी ठीक ही कह रही है, लेकिन मेजॉरिटी चाहे ठीक भी कह रही है, मेजॉरिटी है कम। 90% वाली मेजॉरिटी का मज़ा आता है, तब पता चलता है स्टूडेंट जो है कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, काफ़ी हद तक सही आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी सारे के सारी स्टेटमेंट अपने आप में वेलफेयर स्टेट को लेकर ही दे रखी है, सभी की सभी करेक्ट है। वाइड रेंज ऑफ सोशल सर्विसेज देता है, तभी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आता है, सब्सिडीज लेकर आता है स्टेट, वेलफेयर स्टेट यही करता है, ठीक है। कॉम्युनिज्म है एक साइड में और दूसरी साइड इंडिविजुअलिज्म है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करता है स्टेट, यस करता है, वो किसी भी एक साइड को ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ पकड़ कर नहीं चलता, उन्होंने बैलेंस बनाकर कोशिश करता है। वेलफेयर स्टेट जो है ह्यूमन और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के पैटर्न पे आधार पे चलता है, वो चलता है। वेलफेयर स्टेट जो है, क्या वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो होने चाहिए वो देता है, और वो देता है और विदाउट इसके कि वो प्राइवेट सेक्टर को रिमूव भी नहीं करता, कि आपने जो अपना करना है, आपने कोई कंपनी खोलनी है, अपना खुद का काम करना है, कुछ भी करना है, आप करते रहो, वो स्टेट की नहीं होगी। नहीं तो सारी कंपनी स्टेट की ना बन जाती। वेलफेयर स्टेट कभी नहीं कहता कि सारी जो कंपनीज है वो मेरी है, सारी इंडस्ट्री मेरी है, सारी फैक्ट्री मेरी है, तुम कौन, नहीं। वो कहता प्राइवेट सेक्टर है, करो जितना काम करना है करो, जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा जितना कर सकता हूँ। तो ये इसलिए बैलेंस बनाने की कोशिश करता है कम्युनिज्म इंडिविजुअलिज्म की, जो हम बात कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन मैंने पहले बता दी है, ठीक है, तो यहाँ से हम नहीं देखेंगे। अभी के लिए इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहना अगले सेशन में, बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी समझने को बाकी है। मिलते हैं अपने अगले लाइव में। इस वीडियो को देखने के लिए, इस लाइव सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, चैन से सो जाइए।